बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे। पहले मैं बताऊँ कि मैं केरला की हूँ और तो हिंदी ठीक से नहीं बोलती हूँ, मराठी तो बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, सॉरी उसके लिए। शुरुआत तो करते हैं जय भीम, जय सावित्रीबाई, जय ज्योतिबाई फुले और लाल सलाम। तो अनीता जी, आपने तो सब कुछ बोल दिया, तो मुझे दोबारा दोहराने का मेरा ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपने बोला, मुझे तो इन्होंने नहीं बोला कि राजनीतिक बात मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बात है दुनिया में जो राजनीतिक नहीं है। लेकिन अनीता जी जैसे व्यक्ति को बुलाना, और मैं तो खुद राजनीति हूँ, मुझे आपने बुलाया दिल्ली में या कहीं भी मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी में बात करने के लिए, तो स्टेज पूरा तोड़ा जाता है, बहुत सारे पुलिस आते हैं। कभी कभी मैं बोलने से पहले जर्नलिस्ट को देखती हूँ तो सब क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, तो मुझे पता है कि कुछ कांड होने वाला है। तो मुझे बुलाना एक राजनीतिक चीज़ है दादा, तो उसके लिए थैंक यू। अब मैंने ज्योति प्रकाश जी को बोला था कि मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकती हूँ इतना बड़ा मंच पे, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से और बच्चे जवान लड़कियाँ मुझे सवाल पूछो, क्योंकि ये एक एक्चुअल रियल चीज़ हो जाएगा। मैं आपका जवाब दूंगी, आप सवाल पूछो मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मैं बस तकरीर नहीं देना चाहती हूँ। सिर्फ 2-3 बातें रखूंगी। ये है कि अभी जैसे इंडिया को हम देश कहते हैं, हाँ, लेकिन देश इंडिया यूरोप से भी ज़्यादा डाइवर्स एक जगह है, समझ गए ना? जैसे कितने अलग अलग देश है यूरोप के अंदर, उससे भी ज़्यादा है इंडिया के अंदर, उससे भी। हमारे यहाँ तो 780 करीब भाषाएं हैं, और कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे एथनिसिटीज़ हैं। और अब क्या कर रहे हैं ये जो सरकार है, वो कहते हैं कि एक शहंशाह, एक पार्टी, एक धर्म, एक भाषा, एक इलेक्शन, लेकिन 4000 जाति। ठीक है, वो जाति नहीं चाहते हैं कि एक बन जाए, वो तो 4000 जाति चाहते हैं, और 4000 जाति के अंदर 4000 और जाति है वो महिला वाले, है ना? तो 8000 जाति हो गए हमारे, लेकिन बाकी सब एक होना चाहिए और शहंशाह एक होना चाहिए। तो ये हमें मंजूर नहीं है। और अगर आप हमारे देश के त्योहार देखेंगे और ये जो कुछ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग अपना हार को त्योहार बना दिया, गुलामी को हम सेलिब्रेट करते हैं। औरतें भी जो हमारे ऊपर राज करते हैं, हम सीधा उनके पैर छूते। इसीलिए मैं लोगों को कह रहे थे कि प्लीज़ मेरा पैर मत छूना, मेरा ये रनिंग शूज़ है, प्लीज़ मत ऐसे मत करना। तो अब आगे हम लोग कहाँ ले जाएंगे इसको? जैसे अनीता जी ने कहा कि शिक्षित होते हैं जो सच बोलते हैं, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग इस सरकार के पीछे हैं। अमेरिका में जाती हूँ मैं, अमेरिका के यूनिवर्सिटी में बोलने जाती हूँ, वहाँ भी पहुँच जाते हैं आरएसएस वाले, इस आतंकवादी को क्यों बुलाया। हर कैंपस में यही हो रहा है, पूरा दुनिया में, हमारे देश में नहीं, पूरा दुनिया में। ये एक देश, एक धर्म, एक लैंग्वेज, एक भाषा, एक शहंशाह, हर
जगह में ये हो रहा है और हम लोग उसको मान रहे हैं। कल से मैं महाराष्ट्र नागपुर में थी तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा, जिससे भी मैं मिली थी उनसे पूछा, तो अम्बेडकरवादी भी, अम्बेडकराइट भी जय श्री राम बोलने लगे हैं। सही है ना कि आज जो बाबा साहब 1930 में 1950 में बोलते थे, अगर आज वो बोलते सीधा जेल चले जाते, सीधा जेल। वो चीज़ अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हम बोल सकते थे, अभी इस ज़माने हम नहीं बोल सकते हैं। वो पूरा सिस्टम अभी इलेक्शन कमीशन हो, कोर्ट हो, मीडिया हो, सब कुछ कब्ज़े में आ गए। तो अब आगे इससे हम कैसे निकल सकते हैं? सिर्फ हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि हम एक दो दिन मीटिंग में बैठेंगे और फिर जाके वही काम। क्योंकि जैसे सुनील जी ने बोला कि जाति जोड़ने का काम, सिर्फ जाति नहीं, पूरा इंसानियत को जोड़ने का काम। अभी हमारे देश में क्या होता है कि अगर दलित के ऊपर कोई अपराध होता है तो दलित बोलते हैं, बाकी चुप रहते हैं। अगर मुसलमान को मारते हैं तो मुसलमान बोलते हैं, बाकी चुप रहते हैं। हम अगर एक दूसरे के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये लोग बहुत कुछ है, हम सब अपने अपने कुएं में बैठ के चिल्लाएंगे और वो हमारे ऊपर राज करेंगे। अभी अगर हमें पूंजीवाद का समझ नहीं है तो जाति का लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। क्योंकि जैसे 1990 में जब मायावती के पार्टी या लालू यादव के पार्टी, ये जाति आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी के पार्टी उभरने लगे, उसी समय ग्लोबलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया। उसी समय आपका रिजर्वेशन, जो यहाँ के जो कार्यक्रम तैयार किया, जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं जो रिजर्वेशन के थ्रू बढ़ गए, अभी वो ख़त्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें सब चीज़ का समझ होना चाहिए। एक ही चीज़ समझने से लड़ाई नहीं हो सकता है। एक जाति अपने लिए लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे जातिवाद इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। अभी मैं हमेशा कहती हूँ कि फाशिस्ट समझते हैं आप, जैसे हिटलर एक फाशिस्ट था। फाशिस्ट का सबसे मेन बिलीफ क्या था? सबसे मेन बिलीफ ये था कि देयर इज़ अ सुपर ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसानों में से एक आर्यन, एक्चुअली एक आर्यन सुपर ह्यूमन बीइंग, सुपरमैन है, और वो हम हैं, मतलब जर्मन लोग हैं, और बाकी यहूदी और बाकी सब इंसान नहीं हैं। और उनको समझा दिया गया, उनके लोगों को, कि ये लोग इंसान नहीं हैं, इनको ख़त्म कर दो, मतलब कंसंट्रेशन कैंप में डाल दो, ख़त्म कर दो। उसके बाद पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब क्या हो रहा है? आप में से किसी को पता है कि गाज़ा में क्या हो रहा है अभी? हाथ उठाओ, किसी को पता है तो। देखो, पता होना चाहिए आपको। पैलेस्टाइन एक जगह था और वहाँ पे 1920 के करीब इंग्लैंड, ब्रिटिश एम्पायर ने बोला कि इधर के आदिवासी लोगों को निकाल के ये यहाँ पे एक यहूदियों का होमलैंड बनाएंगे। 1945 के बाद 48 में 7 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घर से हटाया, और उसके बाद उनके ज़मीन लेते अब इस स्थिति में आ गए कि गाज़ा में लोग जो रेफ्यूजीज़ हैं अपने ही लैंड पे, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को भगा रहे, उनके घर जला रहे, उनका ज़मीन जला रहे। शायद वो भी आपने फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन पैलेस्टाइन में
2 लाख लोगों को एक वॉल बना के प्रिजन जैसे है, ओपन एयर प्रिजन जैसे कहते हैं, उनका पानी, उनका बिजली, उनका चिट्ठी, उनका किताब, उनका आना जाना सब इजराइल कंट्रोल करते हैं। और अब जब उन्होंने रेजिस्ट किया, दुनिया का पूरा ताकत अमेरिका से लेके यूरोप से लेके इजराइल उन पर बॉम्ब गिरा रहे, 20,000 लोगों को मारा है, सारे फ़लस्तीनियों का अपने घर से निकाला, 10,000 बच्चे मर गए। और हमें पता नहीं है 50 साल पहले इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट होता, बहुत सॉलिडारिटी होता, लेकिन अब सब अपना काम देख रहे हैं। मेरे को कुछ नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं करेंगे। हमारे बुद्धिजीवी सब साइलेंट है क्योंकि उनको अमेरिका में स्कॉलरशिप मिलता है, लेक्चरशिप मिलता है, तो उनका भी नुकसान होता है, बोलेंगे तो सब चुप है। बहुत शर्म की बात है। और जब तक हम दूसरों के लिए नहीं बोलेंगे तब तक हमारा भी कुछ नहीं होगा। हमारा लड़ाई तब बड़ी होगी जब हम सब इंसानियत के लिए लड़ेंगे, अपने जाति के लिए नहीं, अपना इतिहास के लिए नहीं, अपना ज़मीन के लिए नहीं, सब के लिए लड़ेंगे। जैसे जब मैं लेखिका बन गई तो हमेशा वो मुझे इंट्रोड्यूस करते, शी इज़ अ वुमन राइटर फ्रॉम इंडिया। आई सेड नो, आई एम अ राइटर इन द वर्ल्ड एंड आई केयर अबाउट एवरीबडी। तो अगर ये लोग हमें छोटा बनाना चाहते हैं, वो लोग हमें कुआं में डाल के माइक्रोफोन देते, आप बोलिए अपना कुआं में, आप बोलो, चिल्लाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई वो कुआं से निकल के हाथ मिलाते हैं, जैसे 7 साल पहले भीमा कोरेगांव में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तब लेफ्टिस्ट लोग भी साथ में थे, दलित लोग भी साथ में थे, घबरा गए। वो सब जेल में हैं, अभी सब जेल में हैं। आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, वो लोग सब जेल में हैं। अभी तो एक एक करके निकल रहे 8 साल के बाद, क्योंकि जब हम लोग हाथ मिलाते हैं तब उनको खतरा महसूस होता है। इसीलिए जेएनयू को बंद कर दिया, क्योंकि जेएनयू में वो एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ओबीसी, दलित, मुस्लिम, कम्युनिस्ट सब एक साथ बात करते थे। रिजर्वेशन की वजह से सब यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल कर रहे थे, इसीलिए जेएनयू को ख़त्म कर दिया। तो अगर हम ये नहीं समझते हैं ना, तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। हम इधर से जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर इधर से जाएंगे फिर वापस आएंगे, ऐसा होगा हमारे साथ। जैसे अनीता जी ने कहा, हमें कुछ अक्ल भी नहीं है कि हम वोट डालते हैं, लेकिन किसने लड़ा वोट के लिए? आपको पता है कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में औरतों को जेल में भर के इतना मारा, इतना फोर्स फीड किया, इतना सताया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और उनके लड़ाई की वजह से हमें वोट है। इसलिए हम में से कोई भी अकेले अपना लड़ाई नहीं जीता है, हमारे पीछे बहुत लोग थे और ये लोग सब थे, और अब इनको छीन रहे हैं। अभी आपका फ़ोन में आप देखो तो बीजेपी, आरएसएस सावित्रीबाई फुले को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, बाबा साहब को सामने रखते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि सब हिंदू बन जाओ, लेकिन दलित, ओबीसी आप सर्वेंट्स क्वार्टर में रहो और हमारा सेवा करो, यही चाहते हैं और सब उसमें कूद रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इससे कैसे निकलेंगे। सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, हमारे सिर्फ न्यूज़ और फेक न्यूज़ की बात नहीं है। हर टेलीविज़न सीरीज़ में, हर एड में, हर सिनेमा में यही विचार प्रचार किया जा रहा है कि एक भगवान, एक शहंशाह, एक पार्टी, एक धर्म, एक भाषा, एक देश, एक इलेक्शन, सब एक। मतलब उनका गिनती एक से ज़्यादा होता नहीं है, शायद उनको आता ही नहीं है गिनना, एक से ज़्यादा 2 भी नहीं पहुंच जाते हैं। तो हमें अपना घर से लेके अपना दफ्तर में, अपना कॉलेज में, अपना क्लासरूम में
अपना किताब में, अपना पढ़ाई लिखाई में सोचना चाहिए, और जितना हम लड़ सकते हैं हमें लड़ना चाहिए। सब बड़ा लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम सब छोटा छोटा तो लड़ सकते हैं ना। जैसे मुझे आप कोई सेलिब्रिटी मत समझो, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा प्राइज़ कहाँ मिला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा है मैंने, मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो अरुंधति रॉय का कोई मतलब नहीं है। मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, कोई गायिका नहीं हूँ, मैं लेखिका हूँ। आप मुझे सुनो मत, पढ़ो, और फिर आप डिसाइड करो कि ये सच बोल रही है, सही बोल रही है। हम डिसएग्री करते, एग्री करते, लेकिन किसी को क्या कहते, वर्शिप मत करना। अपना दिमाग लगा के अपने बच्चों को पढ़ाओ। और अब आप मुझे सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बस मैं आपसे बोलूँगी और कुछ समझाऊँगी। मैं समझना भी चाहती हूँ आपसे। थैंक यू। थोड़ा आगे से। मैम जी, मुझे 3 क्वेश्चन पूछना आपसे। आप राइटर ही क्यों बनी? आप और भी तो कुछ बन सकते थे ना, तो आप राइटर ही क्यों बनी? तो मैं एक्चुअली राइटर नहीं, सिर्फ राइटर नहीं हूँ। पहले मैं आर्किटेक्चर पढ़ा था। आर्किटेक्चर जानती हो? yes. बिल्डिंग डिज़ाइन 5 साल का कोर्स है। तो पहले मैं आर्किटेक्चर पढ़ा, और आर्किटेक्चर में मुझे लगा 5 साल पढ़ने के बाद कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहती हूँ जो अमीर लोगों के लिए घर बनाऊँगी। तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं इधर उधर भटक के फिर मैं कुछ साल के लिए फिल्म में काम किया। पहले एज एन एक्ट्रेस 1-2 फिल्में, फिर मैंने फिल्म स्क्रीन प्ले लिखा और फिल्म प्रोडक्शन डिज़ाइन किया, मतलब फिल्म का सेट्स और फिल्म वो सब। और जैसे मैं फिल्म में काम किया, मैं थक गई, क्योंकि ये एक्टर लोगों का नखरा और इसका उसका, प्रोड्यूसर का, पैसा का, ये वो। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ जो पूरा मेरे कंट्रोल में होगा, और वो है राइटर, जो अकेली जीती है, अकेली लिखती है और अकेली जिंदाबाद कर। मैम जी, आप तो दिल्ली में रहते हैं ना, तो आपने गोंदिया में आना इम्पोर्टेंट क्यों समझा? मतलब आप तो वहाँ पे तो कितने सारे लोग रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मुझे सपना में आया एक छोटी सी लड़की आएगी और ये सवाल मुझे पूछेगी। तो मैंने सोचा नहीं, मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं वैसे दिल्ली में रहती हूँ लेकिन मैं केरला की हूँ। एक्चुअली मैं गोंदिया से भी छोटा गांव में बड़ी हुई थी, छोटा सा गांव में नदी के पास। और फिर मैं घर से भाग गई थी, मज़ा आया घर से भाग के। मैं अपना फीस सब अपने आप नौकरी करके फीस भरती थी। और फिर मुझे जब अगर आप कभी लेखक या लेखिका बनेंगे तो आपका दिमाग खुला रखना चाहिए। आपको सिर्फ जो आप जानते हैं उसी चीज़ को दोहराना नहीं, आप जाना चाहिए जहाँ आप कभी नहीं गए। आपको समझना चाहिए जो लोग आप पहले से नहीं मिले, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका दुनिया कैसे है, वो क्या पहनते हैं, क्या होता है वहाँ। उसको कहते हैं इन इंग्लिश क्यूरियोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। वो सबसे बड़ी, एक लेखक के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये है, समझ और क्यूरियोसिटी। पुरस्कार तो बाद में आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लेखक हैं तो आप हमेशा तैयार होना चाहिए कि आप अनजान जगह में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी बातें समझ आएंगे आपको। मैम देखो, जैसे हम 10th की एग्ज़ाम देते हैं तो हर बच्चा पहले एग्ज़ाम देने का जैसे पास नहीं हो जाता, मतलब थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो आपको भी लॉस हुआ होगा करने में, तो आपको हिम्मत कहाँ से आई करने में? समझ में नहीं आया।
टेंथ में जब बच्चे एग्जाम्स देते हैं तो हर बच्चा पास नहीं हो पाता हाँ है ना, तो वो फेल होता रहता है। तो फिर जैसे आप हो तो आप राइटिंग में आप भी कभी कभी फेल होते होंगे, आपका वो नहीं होता होगा, तो फिर आपको हिम्मत कहाँ से है कि मैं करूँगी करूँगी करूँगी? अच्छा सवाल है। तो जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ केरला की है, मेरा पिताजी बंगाल के हैं, और मेरी माँ मेरे पिताजी को छोड़ के गांव में आ गए थे। मैं 2-3 साल की थी तब। तो वहाँ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि ये डिवोर्स्ड औरत है, डिवोर्स्ड औरत के बच्चे हैं, बहुत कुछ बोलते थे हमें। और मेरी 5 या 6 साल की बर्थडे में मेरी माँ की बड़ा भाई, मेरा मामा कहते ना, मामा, सब मुझे बोले थे कि आप बहुत पढ़ो, फर्स्ट सीरियसली पढ़ो, कम फर्स्ट इन क्लास, वर्क वेरी हार्ड एक्सेट्रा। और मेरा मामा ने मुझे एक चीज़ दिखाया, पता नहीं क्या, कुछ मेडल या कुछ, और उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू वांट दिस, आपको ये चाहिए? तो मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए। सो ही सेड आई विल गिव इट टू यू इफ़ यू फेल, अगर तुम फेल हो जाओगी ना तब मैं दूंगा। तब मैं सोचने लगे कि यार ये फेलिंग भी कुछ चीज़ होती है इंटरेस्टिंग सा। तो फेलिंग से आपको डरना नहीं चाहिए, फेलिंग भी ठीक है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं मतलब आप उसमें शायद सक्सीड हो जाएंगे। फेल सक्सीड ये सब खेल है, लेकिन अगर आप कभी फेल नहीं होते तो आप बहुत बोरिंग पर्सन हो जाते हैं। नाउ यस, हेलो मैम, आई एम लक्ष्मी सुनीता अशोक कुमार। आई वांट टू आस्क कि आप अपनी लाइफ से बाकी औरतों को कैसे इंस्पायर करना Sorry? चाहोगे? आप अपनी लाइफ से बाकी लेडीज़ को किस तरह इंस्पायर करना चाहोगे कि उन्हें वो चीज़ मिले कि हम लोग अपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर पाए? देखो, मैं किसी को इंस्पायर करने का प्लान नहीं है मेरा। उनको हो गया तो हो गया। अब मैं अपना लाइफ जी रही हूँ, मैं अपना किताब लिख रही हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे 4-5 साल से की उम्र से पता था, क्योंकि मैं देखिए ना मैं दलित हूँ ना ओबीसी में, मेरी माँ क्रिश्चियन है और मेरा बाप बंगाली, तब हिंदू था, और हमारे क्रिश्चियन समाज वहाँ पे बहुत कट्टर था। तो लोग मुझे कहते कि तुम्हें कोई शादी नहीं करेगा, ये वो। मैंने कहा थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे नहीं शादी करना है आपसे किसी से। मुझे 4 साल से आज़ादी चाहिए था, और उसके लिए बहुत काम करना पड़ा, और बहुत खुशी से काम करना पड़ा। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे लोग, यंग वीमेन, समझना चाहिए आपको। देखो, मैं आपको व्हाट इज द वर्ड, आई एम नॉट ट्राइंग टू इनसाइट देम। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर औरत शादी करे, बच्चा पैदा करे, माँ बने। मतलब अच्छी बात है अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन और भी बहुत सारा चीज़ है दुनिया में और अपने ज़िंदगी में करने के लिए। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपना दिल और दिमाग में खोजो कि आप कौन हो, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, और फिर वो करो। और उसमें फेल भी हो जाएंगे, सक्सेस भी हो जाएंगे, जो भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सपना भी नहीं देख सकते हैं तो कैसे इंसान है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सपना देखो, कहाँ जाना चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं आप, क्या कर सकते हैं आप। तो सपना देखो, स्पेशली लड़की, सपना देखो, कैसा ज़िंदगी चाहिए तुम्हें। सबकी बात मानना ज़रूरी नहीं है, सबका ऑर्डर मानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना राह चुनना चाहते हैं तो फिर उसमें प्लानिंग करना भी पड़ेगा आपको।
वर घ्या वर सगळे वर गेले तर बरं होईल. वर जा ना, वर स्टेजवरती जा ना तुम्ही. स्टेजवर जा तुम्ही. स्टेजवर या तुम्ही. धन्यवाद माननीय अरुंधति राय मैडम. सर आपको विचार पूछिए. Madam, my question: यस. how to unite and fight positively against present destructive political situation? That will again be a topic of your speech. How to unite positively. Unite and fight positively against present destructive political situation. तो सी अभी जो आरएसएस बीजेपी का जो खेल है, उनसे ज़्यादा जाति का व्यवस्था समझने वाला कोई नहीं है. ना मायावती, ना लालू, ना कोई भी. ये लोग समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और वो समझ कैसे इस्तेमाल करते हैं लोगों को अलग अलग रखने के लिए, एक दूसरे से लड़ाने के लिए, एक जाति से दूसरा जाति को लड़ाने के लिए. तो अब जैसे हम कहते हैं कि दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम, जो ब्राह्मण बनिया लोगों के नीचे उनके राज में रहते हैं, अगर वो लोग एक साथ हो जाते तो कोई नहीं रोक सकते उनको. लेकिन समझना पड़ेगा ना, जो खेल है, जो आपको गुलामी में रखना, सिर्फ गुलामी में नहीं रखना चाहते, वो आपको अपना गुलामी को त्योहार मनाना चाहते हैं. और वही हम लोग कर रहे हैं कि गुलामी का त्योहार. तो अगर एक बार जनता को समझ में आ जाता है तो फिर कौन रोक सकते हैं जनता को. Madam, many years ago, before 2014, you called India a Hindu corporate state. And that was in the time of Congress, so it was sounded very absurd and very exaggeration. But now it seems very true. And also you said that if democracy has any hope in this country, it is with the tribals of the fishermen. But now they seem more and more marginalized. So where do you see the future of democracy in this country? See, the point is that one of the mistakes we make is to think that Hindu Rashtra only started with the BJP. It did not, you know. And if you look at the wars that have been fought in this country, whether it's in the northeast, in Kashmir, in Punjab, wherever it is, you see essentially upper caste Indian state at war with the rest of the people, you know. And today we are in a situation where corporatization has taken over every molecule in this polity, you know. So that's why I'm saying that unless you understand that Hindu supremacism and corporate globalization were dancing together always, and they are partners, and they are one thing now. So जैसे पहले कहते थे ना कि मतलब अभी एक साल भी नहीं हुआ, 2-3 साल पहले लोग कहते कि देश को 4 लोग चलाते हैं, 2 खरीदते हैं और 2 बेचते हैं. अब तो एक ही उद्योगपति भी है ना, मतलब एक धर्म, एक लैंग्वेज, एक इलेक्शन, एक शहंशाह और एक उद्योगपति, वो भी है. और वो भी लोग, सब लोग मान रहे हैं कि ठीक है, हम उनके सामने झुक जाते हैं. तो जब तक हम लोग झुकने के लिए तैयार हैं तो चलो उनके लिए अच्छा है, वो करते रहेंगे और हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे, ठीक है. मैम, भारतीय राजनीति और सामाजिकरण में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है? मैम इधर से बोल रहा हूँ. हाँ, भारतीय राजनीति, भारतीय पॉलिटिक्स और सोशलिस्ट वर्क में साहित्य की क्या भूमिका है और क्या होना चाहिए साहित्य? देखिए, मुझे ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं लेखिका हूँ, आपको भी पूछते होंगे क्योंकि आप फिल्म मेकर हैं. साहित्य का मतलब क्या है? मतलब जितने, जैसे मैं कह रही थी कि इतने सारे जो बुद्धिजीवी है, इतने सारे राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं इस देश में, जो देश विदेश में माना जाते हैं.
आप मुझे बताइए उनमें से एक जो जाति के बारे में बोलते हैं उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो इतना एलीट है कि उनको पता ही नहीं कि जातिवाद कुछ चीज़ होती है। तो लेखक भी ऐसे होते हैं जो दरबार में रहते हैं और राजा के पांव दबाते हैं। और इस समय हमारे देश में ज़्यादातर राइटर्स, फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, टीवी प्रोड्यूसर्स सब पैर दबा रहे हैं दरबार में शहंशाह के। तो तब क्या कर सकते हैं हम? लेकिन जो साहित्य का पावर है वो पावर से वो इतना डरते हैं, अगर वो ठीक से इस्तेमाल होता है तब इतना डरते हैं कि हमारे ऊपर कितने केस पड़े हैं और इसको कैसे चुप किया जा सकते हैं। एक बार फ्रांस का प्रेसिडेंट आया था और उन्होंने बोला मैसेज में कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो बाद में मैंने मिला, लेकिन बाद में फ्रेंच एम्बेसी का एम्बेसडर ने मुझे बोला कि होम मिनिस्ट्री ने कहा कि आप किसी से भी मिल लो, ऑपोजिशन से मिल लो, किसी से भी मिलो, लेकिन इससे मत मिलो, क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि जब कोई लेखक या लेखिका अपना कला को एक वेपन बना देते हैं, तब इससे ज़्यादा कोई वेपन है ही नहीं। मैडम हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, मेरे 3 प्रश्न है। 3? हाँ, स्मॉल है, ज़्यादा बड़े नहीं है। पहला प्रश्न है कि यह धरती बिना राजनीतिक राज्य के चल नहीं सकती क्या? फर्स्ट क्वेश्चन।